हेलो एवरीवन। हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। थर्मोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा थर्मल एक्सपेंशन द बॉडीज एक्सपैंड ड्यू टू हीटिंग, इसका पढ़ाई किया जिसमें लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ा। गैस में स्पेशल ढंग से वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़े पिछले क्लास में हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर हम लोग नापना सीखे थे बिकॉज ये हम लोग को लगा था किसी बॉडी में से जब दो बॉडी को ऐसा कांटेक्ट में लाते थे तो एक बॉडी से इंटरनल एनर्जी फ्लो करता था हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, और इंटरनल एनर्जी का फ्लो ही क्या था, हीट था। तो हम लोग हीट का अगर हम कितना हीट फ्लो किया ये मेज़र करना हो तो हम किसी का इंटरनल एनर्जी में चेंज पता लगा सकते हैं, या इंटरनल अगर चेंज इंटरनल नापना सीख गए तो हम लोग हीट कितना फ्लो किया ये निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो असली में हम लोग इंटरनल एनर्जी ही पढ़ना चाहते हैं, टारगेट अपना इंटरनल एनर्जी पढ़ने का है, तो हम लोग इसको बिकॉज उसी का जो चेंज होगा वो हीट हो जाएगा, हीट को अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले सॉलिड लिक्विड का पढ़ लेते हैं, वो एक जैसा है। बिकॉज बात हुई थी आपसे कि गैस को हीट देना है तो बहुत सारा कंडीशन इम्पोज करना पड़ता है कि हीट हम दे रहे हैं तो वॉल्यूम बदल रहा है कि नहीं, टेम्परेचर बदल रहा है कि नहीं, प्रेशर बदल रहा है कि नहीं, तो उसको अलग कर देते हैं। गैस को अलग पढ़ाई कर लेंगे। अभी हम लोग सॉलिड लिक्विड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसमें जो इंटरनल चेंज होगा वो हीट कहलाएगा, तो हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। सो इस मेजरमेंट ऑफ हीट एक तरीक़े से इन सॉलिड लिक्विड्स। हालांकि जो कुछ डिफिनीशन लेंगे उस सबके लिए वैलिड होगा, बट हम लोग न्यूमेरिकल सिर्फ अभी सॉलिड लिक्विड कर लेंगे, बाद में इन्हीं डिफिनीशंस को गैस में भी लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं, हम ये जो डिफिनीशन सब कुछ लिखने जा रहे हैं वो सिर्फ सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं है, डिफिनीशन तो सबके लिए होगा। अभी के लिए हम लोग जो यूज हम लोग सॉलिड लिक्विड पे करेंगे और लेटर हम लोग गैस पे करेंगे। तो टॉपिक का नाम होगा इसका कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है, अब इसको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग को डिफिनीशंस है जो देख लेना है, कुछ क्वांटिटीज डिफाइन कर लेते हैं जो यूज करेंगे हम लोग। उसमें सबसे पहली क्वांटिटी होगी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी अगेन हम बोल दूं, जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ हीट कैपेसिटी, वो किसके लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस किसके लिए, सबके लिए। डिफिनीशन बेटा सबके लिए हम लोग कर रहे हैं, यूज कहाँ करेंगे देखेंगे। गैस में भी ये डिफिनीशन सही होंगे। ये जो वर्ड देख रहे हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब तो हिंदी में हो गया क्षमता, एबिलिटी। तो फिजिक्स में कैपेसिटी कई जगह आता है। एक तो यहाँ हीट कैपेसिटी आ रहा है, और अभी कैपेसिटेंस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है कैपेसिटर, वहाँ भी कैपेसिटी आता है कैपेसिटर की। तो सब जगह जो डिफिनीशन है कैपेसिटी का वो एक जैसा है। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये मैंने एक ये बर्तन है और एक ये बर्तन, दो बर्तन मैंने दो कंटेनर्स बगल बगल बनाए, जिनकी हाइट तो सेम रखा मैंने, लेकिन एरिया अलग अलग कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में किसका कैपेसिटी ज़्यादा है, किस बर्तन की कैपेसिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली आप किसको बताओगे, एक को बताओगे, इसमें ज़्यादा लिक्विड आप स्टोर कर सकते हो। तो हम फिजिक्स में इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर्स इज इक्वल टू क्या, कि इनमें कुछ, जैसे हम लोग इसका यूज क्या है, हम लोग लिक्विड स्टोर करना चाहते हैं, मान लो वाटर स्टोर करना चाहते हैं, तो कैपेसिटी को हम फॉर्मुलेट करेंगे, है ना। फिजिक्स तो लॉज और फॉर्मूले से चलेगा, तो हम लोग इसका एक फार्मूला बनाएंगे, और फिर कैपेसिटी का हर जगह एक ही फार्मूला बनाएंगे, क्या कि इसमें कितना डालें। इसमें कुछ हम लोग इसमें इनपुट, जैसे हम 2 लीटर वाटर इसमें डाल दें, 2 लीटर पानी इसमें डाल दें, तो क्या हो जाएगा, 2 लीटर पानी अगर इसमें यहाँ तक चढ़ता है तो इसमें यहाँ तक चढ़ जाएगा, नहीं। तो हम लोग कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे,
हम कुछ वहाँ इनपुट करेंगे, वो इनपुट अपान जो चेंज होगा, इनपुट अपान जो उसमें चेंज होगा, इस रेशियो को हम लोग कैपेसिटी बोला करेंगे। जैसे यहाँ पे इनपुट क्या करें हम लोग, वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनपुट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है आखिर कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में। अपान चेंज क्या हो रहा है, ये हाइट, तो नीचे हम हाइट कॉलम का हाइट लिख देते हैं, क्या दिया गया अपान क्या चेंज हुआ, इसी रेशियो को हम लोग फिजिक्स में कैपेसिटी कहा करेंगे। तो बताइए यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कम हाइट राइज हुआ, सेम वॉल्यूम के लिए इसमें हाइट कम राइज हुआ, इसलिए इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। यही तरीका हो क्या, क्या दिए अपान क्या चेंज हुआ। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, कैपेसिटेंस फैराड वाला, वो भी ना ऐसे नापते हैं। कोई दो बॉडी होते हैं, उसको हम लोग क्या देते हैं वहाँ पर, चार्ज दिया जाता है, उस चार्ज देने से इसमें पोटेंशियल में चेंज आता है। तो इसलिए वहाँ पर फॉर्मूला है C इक्वल टू क्या दिया आपने Q और क्या चेंज हुआ V, इसलिए C इक्वल टू Q/V फॉर्मूला आप जानते होंगे, कैपेसिटी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। हम ऐसे ही एक थोड़ा लाइट मोड में बात करना चाहें कि किसी इंसान की फाइनेंशियल कैपेसिटी नापना है तो कैसे नाप सकते हैं, ऐसे जस्ट एक लाइट मोड में बात कर रहे हैं आपसे कि ऐसे कुछ है कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी। जैसे हमारे पास दो लोग हों, एक है मान लीजिए मुकेश अंबानी टाइप के लोग, और दूसरा एक बेगर है, एक ये भिखारी है, मुकेश अंबानी है। अब हम इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नापना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको कुछ देंगे, कुछ गिव देंगे, जैसे इनको मान लीजिए कुछ पैसा देते हैं और इनके अंदर चेंज आएगा, तो हमारा इनका इन लोगों का कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसे डिफाइन कर लेंगे, क्या दिए तो मनी अपान क्या चेंज हुआ, तो चेंज में स्टेटस चेंज हो गया। हम लोग एक सिंपल कर लेते हैं, उनके हार्ट बीट में चेंज नाप लेते हैं, उनके पैसा मिले से उनके हार्ट बीट में कितना का चेंज आता है। जैसे हम लोगों ने 1 लाख रुपए, दोनों 1 लाख इनको देना है, 1 लाख रुपए इनको देना है, तो मुकेश अंबानी को अगर 1 लाख रुपए दीजिएगा तो हार्ट बीट में चेंज होगा क्या, उतना देखेगा भी नहीं हमारे आपके तरफ, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, उनका ये जीरो है। मुकेश अंबानी का हार्ट बीट का चेंज जीरो है, इसलिए उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, इन्फानाइट। और इन महाराज का तो यही इन्फानाइट हो जाएगा, 1 लाख रुपये मिल गया, बैठे थे सिक्का बटोर रहे थे, एक दिन 1 लाख रुपये मिल गए, तो उनका हार्ट बीट ही इन्फानाइट हो जाएगा नहीं, इसलिए उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, जीरो है। ऐसे ही लाइट मोड के लिए बोला, बट बात यही है, कैपेसिटी ऐसे नापते कि देते कि यहाँ पर चेंज क्या होता है, वैसे ही यहाँ पर हीट कैपेसिटी कैसे होगा। अगर हम किसी कोई बॉडी हमारा है, इसका हीट कैपेसिटी नापना है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या देंगे हम लोग, बाहर से हीट सप्लाई करेंगे, और इसके वजह से इसमें क्या आएगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, इसलिए हीट कैपेसिटी डिफाइन हो जाएगा डेल्टा Q अपान डेल्टा T। ठीक बात, डेल्टा Q अपान डेल्टा T। तो आज से किसी भी चीज़ का, कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज में कोई सिस्टम दिया जाए, उसकी हीट कैपेसिटी पूछा जाए, तो ऐसे डिफाइन करेंगे डेल्टा Q अपान डेल्टा T। इसको देखने से आपको लग रहा होगा, एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मास बड़ा हो, जैसे एक छोटा, ऐसे छोटा मास लेते हैं, उतना ही हीट दिया जाए डेल्टा Q, तो इसमें डेल्टा T डैश चेंज हुआ, डेल्टा Q दोनों में सेम देते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा होगा, डेल्टा T की डेल्टा T डैश, ये ज़्यादा हो जाएगा। छोटा चीज़ हो, मतलब ये ही आयरन है, ये भी आयरन है, और ये बड़ा ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक है, इक्वल हीट दीजिए तो इसकी ये जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इसका डेल्टा T ज़्यादा होगा, इसलिए इसका हीट कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा, इसका हीट कैपेसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एक तरीक़ा से मास डिपेंडेंट हो गया, नहीं, मास डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया।
केमिस्ट्री की भाषा में इसको एक्सटेंसिव कह सकते हैं, एक्सटेंसिव है, मास पर डिपेंड करता है। लेकिन है दोनों आयरन दोनों आयरन ही था, लेकिन मास को जिसका मास बड़ा था उसका कैपेसिटी बड़ा हो गया और छोटे मास का छोटा हो गया। लेकिन आयरन है तो कुछ तो सेम होना चाहिए। तो मास बढ़ने से अगर ये बढ़ रहा है तो क्यों ना हम ये जो कैपेसिटी पर यूनिट मास डिफाइन कर ले, तो फिर आयरन की चीज़ सेम हो जाएगी। जैसे आयरन का बड़ा ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक है, तो जिसका वॉल्यूम बड़ा उसका मास बड़ा है, इसका वॉल्यूम छोटा उसका मास छोटा है। लेकिन मास पॉइंट वॉल्यूम निकाल लिया जाए दोनों का तो डेंसिटी दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस तरीके से सिंस मास पे डिपेंड करता है तो क्यों ना हम इसको एक और डिफिनेशन डिफाइन कर ले, दूसरा हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। अब पर यूनिट मास का एक तरीका लिखने का, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम देखिए कैसे रखा गया, स्पेसिफिक मतलब क्या, एकदम टू द पॉइंट, बस आयरन की बात करें तो जैसे आयरन की डेंसिटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ने से मास डेंसिटी नहीं बदलती, वैसे किसी बॉडी का मास बढ़ने से हीट कैपेसिटी तो बढ़ेगा बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या, सेम रहेगी। इसको हम लोग S से दिखाएंगे तो S इक्वल क्या हो जाएगा, C अपॉन मास, हीट कैपेसिटी पर मास, या हम कह सकते हैं डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। ये यूनिट हमारा हो गया, ये हमारा स्पेसिफिक हीट हो गया, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। तो चलिए एक हीट कैपेसिटी डिफाइन कर लिया, हीट कैपेसिटी पॉइंट मास डिफाइन कर लिया। लेकिन हम लोगों ने कहा ना कि जो डिफिनेशंस लिख रहे हैं वो सभी के लिख रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिख रहे हैं। तो गैस ये दोनों गैस के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, सबके लिए सही है। बट व्हेन वी आर डीलिंग विथ गैसेज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन मोल्स। मास भी ठीक है, हर गैस का अपना मास होगा, ये भी सही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ किसी गैस का भी निकाल सकते हैं, बट आप देखते हैं कि आप मोल्स, तो गैसेस के लिए हम लोग पॉइंट मास भी डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग क्या करें, पॉइंट मोल भी डिफाइन कर लेते हैं। तो एक और डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, थर्ड, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, यानी उसका नाम रख लेते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी यानी क्या, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास की जगह पर मोल डिफाइन कर लेते हैं। उसको स्मॉल c इक्वल टू कैपिटल C अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, यानी कितना हो जाएगा ये, डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। ठीक है, क्या ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है? सब ये तीनों फेज के लिए वैलिड है। अब जिसका बाई मोल आयरन का ब्लॉक होता है, आयरन के ब्लॉक में मोल भी तो होंगे, आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जहाँ जो ज़रूरत है आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई लॉ नहीं बनाया है, ये तो हम लोगों ने नाम रखे हैं, डेफिनेशंस दिए हैं कि हमको यूज़ करना है, ऐसा इनको ऐसा रखते हैं। ठीक है, चलिए अब जब ये नाम रख लिया तो इसका यूज करने जा रहे हैं हम लोग। कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, देखिए एक ये जो कैलोरी वर्ड आया है, इस कैलोरी वर्ड को डिफाइन कर लेते, फिर इनको यूज करना चालू करते। कैलोरी, 1 कैलोरी क्या होता है, लिख लिया जाए। 1 कैलोरी is the amount of heat required amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water 1 gram of water by 1 degree centigrade
1 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट में 14.5 to 15.5 डिग्री, कहीं कहीं 14.4 से 15.4 होगा, तो अप्रॉक्स है आइडिया। एक्चुअली डिफाइन, एक्चुअली देखिए ये जो फॉर्मूला है ना Q इक्वल एम एस डेल्टा टी, कहाँ ये वाला डेल्टा Q इक्वल एम एस डेल्टा टी हुआ ना, इसी से है कर 1 ग्राम मास लिया जाए वाटर का और उसका 1 डिग्री बढ़ाया जाए और एस को 1 कह लिया जाए, तो उस हीट को हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे। ये डिफिनीशन है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये डिफिनीशन है। वाटर के लिए फॉर्मूला एक्चुअली, इसी से सारा डिफिनीशन। वाटर हम इंसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए वाटर का एस 1 कर दिया गया है, डिफाइन है। तो एस 1 लेना है, इसको 1 कैलोरी कहना है, इसको 1 ग्राम कहना है, इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहना है। और ये देखा गया कि इस रेंज में एक्चुअली देखिए Q और डेल्टा टी का देख रहे हैं ना, ये y इक्वल टू एम एक्स लीनियर है, इस रेंज में लीनियर वेरिएशन होता है, इसलिए वो डिफिनेशन में से आया है। तो अगर यहाँ पे इसको 1 कैलोरी कहें, इसको 1 ग्राम कहें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहें, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसलिए फॉर वाटर एस इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए वाटर का एस, एक्चुअली वाटर के एस को 1 डिफाइन करने के लिए ये यूनिट है क्या, कैलोरी। ये एनर्जी, कैलोरी तो एनर्जी है, बट ना तो एसआई सिस्टम का है, एसआई सिस्टम में तो जूल है, ना सीजीएस का है, सीजीएस में तो अर्ग है। इसलिए इसे स्पेशल यूनिट डिफाइन फॉर वाटर टू मेक इट्स एस इक्वल टू कितना 1। तो एक डिफिनेशन हम जानते रहेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ने से पहले जरा इसी पे ही एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर आते रहता है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे क्या करते हैं, अब एक फार्मूला होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ऐसा फार्मूला होता है। ये हम पढ़ाएंगे आपको आगे चल के, बट ये यहीं करना ज़रूरी है। ये फार्मूला मान लीजिए आपको आता है, तो ये क्वेश्चन को यहीं करना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और हमेशा गलत कराता है, अजीब ढंग से पूछता है। ये क्या होता है, ये वाला C है, ये मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू R है गैस कांस्टेंट। ये मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी मोलर हीट कैपेसिटी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्वल टू R। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। इसको मेयर्स फार्मूला कहा जाता है। मैं आपको गैस पढ़ाऊंगा तो फार्मूले पे डिटेल पढ़ाई करेंगे। कुछ और जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, क्वेश्चन लिखिए आप जरा, ये क्वेश्चन को लिखिए और इस क्वेश्चन को सीखिए, बहुत फ्रिक्वेंट आता है क्वेश्चन। लिखिए कि इफ Cp एंड Cv आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ध्यान दीजिए, कोई ये क्या होता है उसका मतलब नहीं है सर, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। यही तो बात है, यही तो वो हमेशा जाल बना के बच्चों को फंसाते हैं। वो मोलर नहीं, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख रहे हैं। ये क्या लिखे, Cp एंड Cv आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ ऑक्सीजन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एट constant pressure and constant volume, constant pressure and constant volume, then find the value of Cp minus Cv, ये बताना है। ध्यान समझिए क्वेश्चन को। Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है अगर Cp Cv मोलर हीट कैपेसिटी हो तो R आएगा। पर उनका नहीं, आज वो Cp Cv को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उन्होंने सिंबल बदल दिया, S की जगह Cp लिख रहे हैं, तो हम झगड़ा तो नहीं कर सकते।
कहा उन्होंने कि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ऑक्सीजन की कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, CP/CV। अब आप डिफरेंस बताओ, वॉल्यूम होता तो R बताते, अब कितना R होगा बताओ। ज़रा सोचिए एक बार इसको, ये जो डेफिनेशन इसके हिसाब से ज़रा इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, कीजिए तो सॉल्व कीजिए इसको, सब लोग पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। पॉज करें और इसको सॉल्व करें ये सब लोग। चलिए मानते हैं सभी दोस्तों ने इसको सॉल्व किया होगा। अब मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हमको CP-CV बताना है, स्पेसिफिक हीट है। अच्छा, तो हम देखते हैं क्या पूछा गया हम लोगों से। क्या पूछा गया है हम लोग से? पूछा गया है CP मतलब ये वाली बात क्या, डेल्टा Q अपान डेल्टा Q P लिख लेते, M डेल्टा T, नहीं डेल्टा Q अपान M डेल्टा T, ये फॉर्मूला S का लिख लिया, माइनस डेल्टा Q वॉल्यूम वाला CV अपान M डेल्टा T। ये हमसे पूछा गया है, सही बात, हमसे ये चीज़ निकालने को कहा गया है। अब लेकिन हमको आता है कौन लिखना, ये वाला। अगर ये यहाँ n होता तो हम इसकी वैल्यू जानते थे, तो n ले आया जाए तो कितना हो जाएगा बालक, डेल्टा QP अपान M क्या है, ग्राम वेट। तो ग्राम वेट कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट 32 ऑक्सीजन इंटू डेल्टा T माइनस डेल्टा QV अपान N इंटू 32 डेल्टा T। ये हमको बताना है, ये वैल्यू हम लोग को बताना है। अच्छा, तो इसमें से कॉमन लेते हैं, 1 था, कितना हो जाएगा, तो डेल्टा Q अपान N डेल्टा T, यहाँ पे Q 1/32 कॉमन ले लिया जाए, ये हो जाएगा N इंटू डेल्टा T CP पे, और डेल्टा QV अपान N डेल्टा T इतना, ये हमको बताना है, ये वैल्यू बताना है। और ये वैल्यू अब हो गया, N डेल्टा T नीचे आ गया, तो अभी CV हो गया, जो हम लोग को जाता है पता है, ये CP हो गया। अब ये वैल्यू कितना होगा, R। इसलिए अपना आंसर हो गया, ये वैल्यू R हो गई, आंसर हो गया R अपान 32। दिस इज द आंसर। सो ये क्वेश्चन इतना फ्रिक्वेंट, क्योंकि ऑप्शन में R सीक्वेंस में R भी दिया रहता है तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन आता है। और बच के रहना कि क्या डिफाइन किया है, इसमें से कौन सा डिफाइन कर दिया। भाई नोटेशंस तो हम लोगों ने लिखे हैं ना, कोई बदल देगा तो आप झगड़ा नहीं कर सकते। तो आप ध्यान से नोटेशन पढ़ेंगे कि आज CP/CV क्या चीज़ को पूछा गया, अब जब चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसी से कन्वर्ट करके ये आया है, इससे कन्वर्ट करके ये आया है ना। तो इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन को यहीं पे मैंने कर दिया। भले ये फॉर्मूला CP-CV आगे आएगा, वो कर लिया जाएगा, बट ये बात यहीं समझना ज़रूरी था। ओके, सो अब हम लोग ये डिफिनीशंस जान गए, अब इसका हम लोग यूज करने जा रहे हैं। देखिए एक नोट लिखे सब लोग, लिखे कि ऑल दिस थ्री डेफिनेशंस, ये जो 3 डेफिनेशंस हो गए, ऑल दिस 3 डेफिनेशंस आर valid. All these 3 definitions are valid in same phase. In same phase. एक मिनट, all these definitions are valid for heat exchange. लिखिए, वर्ड डाल दीजिए उसमें। All these definitions are valid for heat exchange in same phase. सेम फेज, फुल स्टॉप कीजिए, समझिए क्या लिखा हूँ मैं। ये हीट एक्सचेंज के फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं, आप किसी में यूज कर सकते हैं, बट सेम फेज में रहे। कहने का मतलब
लिक्विड है तो लिक्विड में आप दे रहे हो, उसको हीट दे रहे हो, उसका टेम्परेचर बदल रहा है, आप एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बट वाटर है तो वाटर ही रहे। अब इतना ना हीट दे दीजिए कि वो इवापोरेट हो जाए तो गैस बन जाए, तब ये फॉर्मूले वैलिड नहीं है। आइस है, आइस को हीट दीजिए तो -10 से -5 पे आ जाए आइस, मतलब आइस ही बना रहे, तो ये सारे फॉर्मूले सही हैं। लेकिन आइस मेल्ट हो रहा था, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसलिए लिखा इस सेम फेज में रहे, ध्यान रहे। और फेज चेंज होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए नीचे लिखा जाए फॉर फेज चेंज, फेज चेंज मतलब अलग, सॉलिड का लिक्विड जाना, लिक्विड का गैस हो जाना, ये सब वो क्या होता है वो समझे। पहले फेज चेंज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब फार्मूले के बारे में बात करते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में क्या फ़र्क है, फिजिक्स के हिसाब से इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो जैसा बालक हम जानते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में जो हम फिजिक्स में जो सबसे मेन अंतर बताते हैं, हम लोग ये बताते हैं कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं और वहीं पे वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं करते। सॉलिड लिक्विड में क्या होता है, आपस में छोटे छोटे बहुत कमज़ोर बॉन्ड से बंधे रहते हैं, बट दे मूव इन द होल बॉडी, नॉट बॉडी में घूम सकते हैं, उनको घूमने की आज़ादी है, वो हो गया लिक्विड। और तीसरा गैस, मतलब बॉडी में घूमने की आज़ादी भी है और एक दूसरे पर फोर्स भी नहीं लगाते। लिक्विड में तो अभी भी फोर्सेस हैं, इसीलिए आपस में बंधे हैं, बट गैस में गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते हैं और फिर रैंडम घूमते हैं। तो हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेन 3 मेजर डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड गैस में। और हम इनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी के हिसाब से अगर बात करें तो ऐसा सोचेंगे कि सॉलिड चीज़ है, उसको अगर हम और एनर्जी देंगे तो और एनर्जेटिक बन जाएगा, तो वो एनर्जेटिक बनेगा तो क्या होगा, बॉन्ड अगल बगल के बॉन्ड वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और मोशन चालू हो जाएगा। तो आइस को बाहर से एनर्जी देने से क्या होगा कि जो क्रिस्टल्स H2O जो मॉलिक्यूल्स अगर मिलके आइस बनाए थे, वो बस ऐसे वाइब्रेट करते थे, बट आज एनर्जी देने से वो मूव करना चालू कर दिए। जब ही मूवमेंट चालू हो गया, दैट आइस बिकम्स वाटर। बट माइंड दैट ice was at 0 degree centigrade and there was no movement of its molecules. Now we have given some energy, then just the movement starts. Not उनका टेम्परेचर नहीं बदल जाता। टेम्परेचर बदलने के लिए और ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ना जाएगा, नो। जो कमी थी, जो बॉन्ड बंधे थे, बॉन्ड होने का मतलब क्या, नेगेटिव एनर्जी। बॉन्ड बना है तो नेगेटिव एनर्जी होता है। बॉन्ड एनर्जी देने से बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी निकल जाती है, जानते होंगे आप लोग। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में फ़र्क यही है कि आइस में जो H2 मॉलिक्यूल थे वो घूम नहीं सकते थे, रोटेट नहीं कर सकते थे, मूव ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते थे। बट जब ही आपने एनर्जी दिया वो मूवमेंट चालू जस्ट हो गया, तो बन गया वाटर। बट ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसको बोलते हैं फेज चेंज, है ना। वैसे ही जब वाटर को गर्म करो तो अब ये सेम फेज में 0 से 100 तक वाटर गया। जब 100 पे चला गया तो बॉइलिंग चालू होता है। तो 100 पे चला गया तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर यानी स्टीम में क्या फ़र्क है। तो वही बात कि अभी तो मूवमेंट ही हो रहा था ना, और एनर्जी दी, वो बॉन्ड, वो सब जो सरफेस के H2 मॉलिक्यूल थे उनको कितनी एनर्जी मिली कि वो अपने H2O को बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल गए, वो फ्री हो गए। तो फिर उस फ्री होने के लिए आपको चुकाता करना पड़ा एनर्जी, वो फेज चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज वहाँ नहीं हुआ। तो यही चीज़ होता है, इसलिए ये फॉर्मूले फेज चेंज में नहीं लगाएंगे, ये इन द फेज लगाएंगे और फेज चेंज की बात करते हैं। इसलिए ये जो फॉर्मूले होंगे वो सेम फेज में लगेंगे, और फेज चेंज होगा तो उसके लिए अलग से बात करने जा रहे हैं। उसको बोलते हैं हम लोग, उस हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जब फेज चेंज हो रहा हो, जैसे कि पहला मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड जाना या लिक्विड से सॉलिड आना, तो इस प्रोसेस को एक नया नाम देते हैं हम, उसको बोला जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब सॉलिड लिक्विड का कन्वर्जन।
तो यहाँ पे जो हीट लगती है डेल्टा क्यू, दैट इज नोन एज m इंटू एल एफ। ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। और कोई पूछेगा कि बताओ जब फेज चेंज हो रहा है तो जो हीट देते हैं वो कहाँ जाता है, वो क्या होता है, तो क्या बताइएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव होता है, टेम्परेचर में नहीं, है ना। बॉन्ड टूटे, बिकॉज इंटरनल सिर्फ टेम्परेचर से ही नहीं है। क्या पढ़े थे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है टोटल, वो इंटरनल एनर्जी है। तो काइनेटिक बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, बट बॉन्ड टूटना तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता ना, इसलिए। तो ये हो गया। और दूसरा होगा लिक्विड से उसका वेपर। तो यहाँ पर अलग फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा के इक्वल m इंटू एल वी बोलेंगे। यहाँ पर एल एफ को बोलेंगे, एल एफ को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर एल वी को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये दो फॉर्मूले फेज के बदलते समय लगाएंगे, और जब फेज चेंज हो जाएगा तो इन फेज जब चलेंगे तो ये फॉर्मूला, ये डिफिनेशंस लगाएंगे और हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस जो पढ़े इसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं क्वेश्चंस में। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए। ये जो वैल्यूज़ हैं वैसे तो एग्ज़ाम में देता है, वैल्यू दिया रहता है सबका, बट वाटर के लिए बच्चों को याद रखना चाहिए। याद रख लेते हैं हम लोग। एस वाटर कितना लेना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। एस आइस का याद रखिए, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। एल एफ 80 कैलोरी पर ग्राम। और एल वी याद रखिए सब लोग, 540 कैलोरी पर ग्राम। अक्सर क्वेश्चन में दिया रहता है, और जब क्वेश्चन दे तो वही लेना चाहिए जो क्वेश्चन दिया। कभी कभी ये डाटा बदल के देते हैं कैलकुलेशन आसान होने के लिए, बट डाटा आपको याद भी रहना चाहिए, है ना। sin 37 हम लोग लिखते हैं ना 3/4, 3/5, sin 33/5 लिखते हैं। बट मैथ वाले सर से पूछिए तो वो बोलेंगे sin 37 कैसे होता, नहीं 3/5 नहीं होगा, बिकॉज वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। तो कभी एग्जाम देता है सर, बट हम लोग याद भी रखते हैं, इसलिए इसको याद रखिए। इस पर हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हम आपको करीब 5 क्वेश्चन करीब करेंगे और हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके देखिए। कैलोरीमेट्री में पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन है कि 1 kg boiling water is mixed with 1 kg ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग वाटर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 100 पे ही होगा, बट आइस मेंशन करेगा बिकॉज वो 0 से नीचे भी हो सकता है। आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देन फाइंड, 2 बातें वो पूछते हैं अक्सर। पहला फाइनल टेम्परेचर और दूसरा फाइनल कॉम्पोजिशन, कि जो दोनों मिलाए हैं तो उसमें क्या क्या बचा, कितना कितना बचा। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए करते हैं, उसको जो मेथड में बता दूं उसको फॉलो कीजिए और फिर आगे करिएगा अपने से। करने से पहले मैं आपके लिए एक ऐसा अलग से नोट लिखना चाहता हूँ।
किसी भी क्वेश्चन को करने, ऐसा क्वेश्चन कैलोरीमेट्री वाला जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन भी मिला दे, कभी कभी स्टीम, आइस और वाटर सब मिला देगा, तो कैसे करेंगे? कैसा भी क्वेश्चन करना हो, आपको क्या करना है, ऐसी लाइन से एनर्जी लेवल्स बनाइए, लाइन बनाइए, एनर्जी लेवल बनाने वाला क्या, ये समझ रहे हो? देखो क्या बना रहे हैं हम, बना रहे हैं, ये लाइन बना रहे हैं 0 डिग्री आइस के लिए, ये 0 डिग्री वाटर है, ये है आपका 100 डिग्री वाटर, ये 100 डिग्री स्टीम। तो इसके ऊपर तो गैस हो जाएगी, स्टीम हो जाएगी, इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे हम लोग डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस वाटर डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो लगेगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल वी, जो पढ़ाएं उसको फिर से हम लिख रहे हैं एल वी। और यहाँ पर कोई फॉर्मूला हम एरो दोनों तरफ बना रहे हैं, बिकॉज हीट लिया भी जा सकता है, हीट दिया भी जा सकता है, तो ऊपर नीचे चल सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू एल एफ, और इसके नीचे जो फॉर्मूला लगेगा इसको लगेगा डेल्टा क्यू आइस वाला, एम एस आइस डेल्टा टी। यही तो होता है कि सेम फेज में ये फॉर्मूला, इस फेज में ये फॉर्मूला, फेज चेंज में ये, यहाँ का फेज चेंज में ये, और इधर का अभी हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग, यही मैं शुरू में स्टार्ट कर कह रहा था कि डेफिनेशन तो सबके लिए लिख दिए, लेकिन अभी सिर्फ सॉलिड लिक्विड का पढ़ लेते हैं। गैसेस में एनर्जी का लेन देन थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज उसमें हीट लेन देन करते समय क्या चीज़ कांस्टेंट है ये भी तो ध्यान रखना है ना, इसलिए उसको अलग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे करते हैं, ऐसे करेंगे। तो कोई क्वेश्चन का पहले ऐसा डायग्राम बना के फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ें देखिए। अब इस क्वेश्चन करना है तो मैंने ऐसा लाइन बनाया, ऐसा लाइन बनाया, और जो जो चीज़ दिया है इस पर प्लॉट कर देते हैं। इसे हमको क्या क्या दिया है, 1 kg बॉइलिंग वाटर, तो 1 kg यहाँ पे होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा 1 kg, तो kg को ना ग्राम में बदल दो, बिकॉज देख रहे हो ये जो डाटा है ग्राम में सब है। यहाँ पर मैं लिख दूँ, आपको शायद पता होगा 1 कैलोरी कितना होता है, 4.186 जूल्स। 1 कैलोरी इज 4.186 जूल्स। तो बताओ केजी को ग्राम बदलना आसान है कि ये कैलोरी को जूल में, है ना? तो इसलिए कैलोरी में रखा जाए। टेम्परेचर तो डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो बेहतर है कि मास को ग्राम में ले लो और इसको कैलोरी में रहने दो, तो डाटा ही बहुत आसान है, इंटीजर है। एक तो ये दिया था, और दूसरा चीज़ क्या दिया हम लोगों को, 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो आइस मतलब यहाँ पे तो वाटर है ना 0, तो आइस, तो यहाँ पे हमको 1000 ग्राम आइस भी दिया है। बस ये दो बातें हैं, दोनों को मिला दिया। अब दो अलग अलग बॉडी हों जिनका टेम्परेचर अलग अलग हो, अगर मिला देंगे तो वो आपस में हीट का एक्सचेंज करना चालू कर देंगी। जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है वो लो टेम्परेचर को देना चालू करेगी, बिकॉज दो चीज़ें एक साथ रहेंगी तो उनका थर्मल इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाना ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए वो एक दूसरे से हीट एक्सचेंज करेंगे। सो जो 100 डिग्री है 0 है, तब फाइनल कुछ एक टेम्परेचर T आएगा। स्कूल में पढ़ाया जाएगा आपको कि लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। तो लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री कुछ नहीं है, यही है कि इफ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड टुगेदर, देन एनर्जी लॉस्ट बाय वन बॉडी, हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय द अदर बॉडी। लेन देन बराबर। I'll repeat, law of calorimetry, if two bodies at different temperatures are mixed together, then heat lost by one body equal to heat gained by the other body। ये लॉ मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप समझदार बच्चे हैं,
आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, स्कूल में आएगा तो ऐसा लिख देंगे, हीट लॉस्ट इक्वल हीट गेन, दिस इज लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। और हम लोग भी समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाना है, बराबर करना है, तो एक को लूज एक गेन तो करना पड़ेगा, तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो अब चलिए, तो आपको क्या लगता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा इसका कम, तो ये एनर्जी देगा आपको और इनको एनर्जी चाहिए। तो अब जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ उस पर ध्यान रखेंगे। अगला ऐसे पहले आप स्टेप क्या कीजिए, जो है अभी मैंने और मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए करेंगे, अभी पहले इसको समझिए। तो क्या करेंगे, पहले जो दिया प्लॉट की, जो यहाँ प्लॉट हो गया, इसको नीचे आना है, इसको ऊपर जाना है, तो बीच में मत रुकिए, ऊपर नीचे आना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ रुकिए, चलाना तो पूरा चलाइए। कहिए कि ये यहाँ चले गए और ये यहाँ से यहाँ गए, एक एक बाउंड्री क्रॉस करना है, बीच में नहीं रुकना है। जैसे ये यहाँ से, यानी कि यहीं आकर रुका तो क्या होगा, इससे बात ना करो। यहाँ हम लोग सोल्यूशन नहीं, अभी हम लोग चेक लिख रहे हैं आखिर होगा क्या, फिर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जेई वाला क्वेश्चन जो होते हैं फंसाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि इसको चलाओ फिर इसको चलाओ, इनको यहाँ तक ले बाउंड्री, एक बाउंड्री चलाओ। और एक बात सुन लो, ऐसे करते समय जहाँ दोनों एरो मिले, जहाँ मिले, तो इन दोनों में से एक आंसर आपको आ जाएगा, भले सोल्यूशन गलत हो जाए, बट आंसर आएगा, बिकॉज ये सोल्यूशन चेक नहीं, सोल्यूशन नहीं, ये चेक लिखा जा रहा है। तो इट्स माई प्रॉमिस कि अगर जब भी दोनों एरो आपस में मिल जाएंगे जहाँ भी आके, तो भले ही सब कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे, बट विल गेट वन ऑफ द आंसर्स, आइदर टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन, ये जरूर होगा। जैसे यहाँ मिल गया, अब एक आंसर जरूर आएगा। क्या मिल गया भाई, इन्होंने हीट दिया, इन्होंने लिया। अब देखते हैं किसने कितना हीट दिया। तो बोलिए इन्होंने कितना दिया, यहाँ फॉर्मूला लगेगा ms डेल्टा टी वाटर का। तो क्या लगाएंगे, m मतलब 1000, s मतलब 1 और डेल्टा टी मतलब 100, यानी हो गया 10 × 10 पावर 4। अगर ये यहाँ से यहाँ देते आपको 10 × 10 पावर 4 कैलोरी दे देते। इनका देखिए ये कितना लेते आपसे, तो ये कितना, कौन फॉर्मूला लगाएंगे सर, आइस मेल्टिंग का फॉर्मूला लगाएंगे MLF, m × 80। तो m है आपका कितना 1000 इंटू कितना 80 हो गया, ये हो गया 8 × 10 पावर 4। देख रहे हैं आप, 8 × 10 पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने दिया 10 और आप ले पाए 8, मतलब आप और ले सकते थे। तो हमने जो किया वो तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, बिकॉज गेन इज नॉट इक्वल टू लॉस्ट इज ग्रेटर देन द गेन। बराबर न होने से हमारा सोल्यूशन गड़बड़ हो गया। बट विल गेट, मैंने कहा एज प्रॉमिस्ड, विल गेट वन ऑफ द रिजल्ट्स, आइदर आई विल नो द फाइनल टेम्परेचर और आइदर आई विल नो द कॉम्पोजिशन। कैसे, अब ये बालक क्लियर हो गया कि ये और हीट ले सकता था, बिकॉज अभी 8 ही ले पाया। तो ये क्लियर हो गया कि थोड़ा सा और इसका टेम्परेचर बढ़ सकता था, ये ऊपर जा सकता था। तो ये महाराज को मिलना था तो पूरा नीचे तक ना आते, ऊपर ही ये भी यहाँ जाते, यहीं से आके दोनों लोग ऊपर ही मिल जाते और उनका लेन देन बराबर हो जाता। तो ठीक है, हमको टेम्परेचर तो नहीं पता चला, बट ये तो पता चल गया कि पूरा बर्फ़ पिघल चुका है, इधर से भी वाटर है, ये भी जो आइस है वाटर बन गया है। तो दोनों वाटर बन गया, तो टोटल क्या बन गया, वाटर ही इसके अंदर है। तो हमको कॉम्पोजिशन पता चल गया, टेम्परेचर नहीं पता चला, बट मैंने कहा दोनों नहीं, दोनों में से एक पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते, एक आंसर हो गया कि टोटल उसके अंदर एक, यहाँ से 1 kg पानी बना और 1 kg पानी ये भी बना। तो एक आंसर आ गया कि 2 kg वाटर होगा। एक आंसर मिल गया कि उस कंटेनर के अंदर 2 kg वाटर मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे, अब हम लोग टेम्परेचर, एक तो निकल गया, हम लोग टेम्परेचर निकालेंगे। टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक आ गए, इसके बाद हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए भाई, तो आपको यहीं रुकना चाहिए था, ये आता, आप जितना देर उतने इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये यहीं आकर रुक जाता, ये यहाँ चले जाता। तो चलिए अब हम कर देंगे गेन, हीट लॉस्ट इक्वल हीट गेन। तो अब इनको हम 0 पर न ला के T मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर, तो ये यहाँ से यहाँ ला देंगे। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1000 इंटू S इंटू 100 से T पिलाओ, तो हो जाएगा 100 - T,
इज इक्वल टू, अब इधर से ले आओ, तो ये यहाँ से लग गया कितना, 8 इंटू 10⁴ यहाँ लग चुका है, प्लस अब यहाँ ये आइस बन चुका है, ये 0 डिग्री वाटर बन चुका है, वाटर अब 0 से T पे जाएगा, तो कितना और लेगा आपको, ms डेल्टा T, यानी m इंटू 1 इंटू T माइनस 0, और यहाँ से हम T निकाल लेंगे, तो टेम्परेचर भी निकल आएगा। कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो गया 10 इंटू 10⁴, 10 इंटू 10⁴ माइनस 1000 T, ये वाला वाना वाला, इक्वल टू 8 इंटू 10⁴ प्लस 1000 इंटू T, ठीक है। तो उसको इधर ले जाते हैं, तो इधर तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ इक्वल टू 2000 T हो जाएगा, 2000 T हो जाएगा। सो T की वैल्यू आ गई शायद 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ये आप ऐसे करेंगे। अभी तो पहला क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी करने जा रहे हैं तो और क्लियर होगा। अभी तक क्या सीखा आपने कि पहले वो लाइन प्लॉट कर देनी है, जहाँ 2-4 लाइन खींच देना है, जो जो क्वांटिटी देगा उनको वहाँ पे प्लॉट कर देना है। ऊपर वाले नीचे आएंगे तो हीट देंगे, और नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो हीट लेंगे। चलने में क्या सीखना है, हमेशा बाउंड्री क्रॉस करो, बीच में न रुको, बाउंड्री आओ। इससे क्या होगा, भले सॉल्यूशन गलत होंगे, मैंने कहा दोनों एरो मिलेगा तो एक आंसर आएगा और चेक हो जाएगा कि होना क्या है, ये पता चल जाएगा, और फिर कोई गलती आपसे नहीं होगी अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है। ओके, अब हम लोग और थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ा करते हैं, इसको नया क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आपके लिए। इसमें 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विथ 1 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड वही A एंड B, फाइंड A फाइनल टेम्परेचर and the final composition। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, मेरे साथ देखिए, फिर आगे सब कीजिएगा। तो मैंने 4 लाइन बनाए और जो जो क्वांटिटी दिया उसको प्लॉट किया। बोलिए कहाँ कहाँ कौन क्वांटिटी बनाऊँ मैं। तो 1 kg आइस एट 0, बालक यहाँ बनेगा 0 पर, 1 kg मतलब 1000 ग्राम यहाँ बन गया। और बताओ, और 1 kg स्टीम एट, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है 1000 ग्राम, और मिला दिया। तो बताना है कि फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो चलो करते हैं। तो स्टीम बालक नीचे आएगी, तो एक ही तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चलो, एक स्टेप इधर से, एक स्टेप इधर से। फिर अगला स्टेप क्या होगा, ये डिसाइड होगा दोनों के चलने के बाद। क्या मतलब, पता लगाओ कि ये चले तो इन्होंने कितना दिया, और ये चले तो इन्होंने कितना लिया, तो पता चले किसको चलना है। जैसे ये कितना हो जाएगा, LV 540, तो 1000 इंटू 540, तो कितना हो गया, तो हो गया शायद 54 इंटू 10⁴ कैलोरी। सही है, इतना इन्होंने दिया। अब इनसे बात करो, इनको कितना चाहिए, तो इनको चाहिए MLF 1000 इंटू 80, तो हो गया 8 इंटू 10⁴ कैलोरी। जब ये दोनों लिख लिए तब हम लोग आइडिया लगेगा अब किसको चलना है।
जैसे क्या बताओ, अब इसको चलना है कि उनको चलना है? इन्होंने तो 54 दे दिया आपको, आप सिर्फ 8 यूटिलाइज कर पाए हैं, आप और ले सकते हैं। तो वो और नीचे क्यों आएंगे देने के लिए? दे जितना दिए वो तो नहीं आप नहीं ले पाए हैं, तो इन महाराज को ऊपर चलना पड़ेगा। तो इनको ले चला जाएगा। अब ऊपर चलिए और बीच में ना रुको, हमेशा बाउंड्री क्रॉस करो। तब इस बाउंड्री से बाउंड्री आ गए, एरो मिल गए हैं, एरो मिल गए हैं। तो डोंट नो कि सोल्यूशन सही होगा कि नहीं, बट आंसर 2 में से 1 आएगा। चलो पता लगाओ कि इनको अब और कितना चाहिए। तो ये है कितना, 1000 ग्राम वाटर है, इसको 0 से 100 ले जाना है। ये 100 है डिग्री, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ वाटर में चलना तो कौन फॉर्म लगाएंगे, ms डेल्टा टी। तो 1000 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 0, यानी ये हो गया कितना, 10 इंटू 10 पावर 4 कैलोरी। अब देखो 8 यहाँ से लिए और 10 यहाँ से लिए, तो कुल अभी तक ये 18 ले पाए, जब तक उन्होंने कितना दे दिया था, 54। तो अभी मिल तो गए बट लेन देन बराबर नहीं हुआ, कैलकुलेशन गलत, माने सोल्यूशन तो गलत हो गया। दोनों मिल जाने से लेन देन लॉस्ट गेन बराबर होगा, तब जाकर सोल्यूशन सही होगा, तो वो नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, बट एक आंसर तो आएगा। क्या आंसर आ जाएगा बताओ? देखो हम बता रहे हैं कैसे सोचना है। अच्छा एक बात सोचो सब लोग कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा कि वो नीचे आएगा, डिसाइड ये करना है। ये अभी तक ये 18 ले पाए हैं, तो ये और ऊपर जाएगा कि वो ही नीचे आएगा, ये डिसाइड करना है। कुछ सोचो मन में, ताकि मैं बोलूं तो उसका इफेक्ट पड़े, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आप भी लिखो। और एक बात सुन लो बालक, कैलोरीमेट्री चैप्टर में यही क्वेश्चन मेजर आने वाला है, जहाँ मिक्स करता है। कैलोरीमेट्री चैप्टर में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया जा रहा है। मेरा तो ये कहना ये है, कोई बच्चा सिंसियरली क्लास कर रहा है और ये नोट उसको अच्छे से क्लियर है, वो गलती नहीं करता है, तो कैलोरीमेट्री क्वेश्चन वो ज़रूर करके आएगा एग्जाम में, चाहे कोई एग्जाम हो। इसलिए मैं इस वेरी इंपॉर्टेंट नोट पे बहुत जोर देकर आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है? पहले समझ लीजिए तब लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट नोट में ये वाला ये लिखवाने जा रहा हूँ कि ध्यान रखना कि जो ये फेज चेंजेस जो होते हैं, ये फेज चेंजेस, इसमें कोई एक ही मैटर फेज को क्रॉस करेगा। क्या मतलब? भाई वाटर स्टीम बन सकता है, स्टीम कंडेंस होकर वाटर बन सकता है, आइस मेल्ट होकर वाटर हो सकता है, वाटर फ्रीज होकर आइस बन सकता है, बट ऐसा दोनों नहीं करेंगे। किसी फेज चेंज में कोई एक मैटर ही फेज को क्रॉस करेगा। कहने का मतलब या तो स्टीम कंडेंस होगी या वाटर इवोपरेट होगा, दोनों नहीं कराओगे। या तो आइस मेल्ट होगा या वाटर फ्रीज होगा, कोई एक कराओगे, दोनों नहीं कराओगे। जैसे यहाँ फंसा है मामला कि स्टीम नीचे आई है, तो अगर तुम कह रहे हो कि स्टीम नीचे आई है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये क्लियर है। कोई एक, अगर वाटर स्टीम कंडेंस होकर वाटर बनता है तो वाटर फिर इवापोरेट होकर स्टीम नहीं बनेगा, कोई एक ही काम करना है। तो जो दोस्त अगर सोचे थे कि सर ये अभी ये 54 है, अब ये 18 ले पाया है तो और ये ऊपर जा सकता है, तो वो लोग गलत हैं। कैसे गलत हैं? तो मैं उनकी गलती को थोड़े हल्के ढंग से बोलूँगा ऐसे, अगर आप सोचते हो कि वाटर इवापोरेट होकर यहाँ जाएगा, वाटर जो है हाँ इवापोरेट होकर स्टीम बनेगा, तो स्टीम को नीचे नहीं आना चाहिए, क्लियर हो गया। यहाँ ये जो हमारा नोट है कि ये नीचे नहीं आया, अगर इसको ऊपर ले जाते तो इसको नीचे मत ले आइए। तो आपका हो क्या रहा है, आपका वाटर यहाँ से हीट होकर यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है और ये नीचे नहीं आएगा, तो बड़ा अजीब बात हो गया। स्टीम मतलब यहीं रह गया,
तो हम उसको अगर मजाकी भाषा में बोलें तो ऐसा बोलूँगा मैं कि 1 kg स्टीम यहाँ था ना, वहीं रहे, वो नीचे नहीं आए। तो मैं इसको ज़रा मजाकी भाषा में ऐसे बोलूँगा कि 1 kg स्टीम को देख के 1 kg का आइस देख के बस स्टीम वहीं रखी रहेगी, वहीं रही और आइस मेल्ट हो गया और फिर वो गर्म होना चालू हुआ और बॉयल हो गया और स्टीम बन गया। ऐसा दुनिया में कौन सा हीटर लाएंगे भाई? फिर तो बड़ा बढ़िया है कि किसी बर्फ़ को गलाना है या पानी गर्म कर तो बगल में स्टीम ला कर दिखा दीजिए उसको, बस अपने गर्म हो जाएगा। अरे अगर ये नीचे नहीं आएगा तो इनको कौन हीट देगा, कहाँ से राइज होंगे? सो ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट पर ध्यान रखिए। अगर आप ये गलती नहीं किए तो सवाल ही नहीं गलती होने का। क्या लिखवाने जा रहे हैं कि अगर ये नीचे आना है, जैसे आपको हीट कम से कम 8 चाहिए ना, 10 चाहिए ना, तो स्टीम को तो आना पड़ेगा, तभी तो कोई देगा, तभी तो आप ऊपर राइज होइएगा। तो स्टीम नीचे आ गया तो बस कहेगा अब वाटर ऊपर नहीं जा सकता सर, बिकॉज स्टीम नीचे आ गई। क्या होगा उसके बारे में बात सोचेंगे, होगा क्या उसके बारे में सोचेंगे, बट क्या नहीं होगा ये तो कंफर्म रखिए, ये ऊपर नहीं जाएगा। नोट लिखिए, तो मैं अगली बात बताऊँ आपको। नोट लिखिए कि when different phases of a matter are mixed, when different phases of a matter are mixed together, then only one matter will undergo a phase change. Only one matter will undergo a phase change. अच्छा, कोई पूछे ऐसा क्यों भाई, ये कहाँ से लॉ तुम्हारे सर पढ़ा दिए? तो क्या बताओ उनको, बताना कि अरे बहुत सिंपल सर बात बताए। ऐसा दुनिया में होता है क्या कि स्टीम पानी बन रहा है, पानी स्टीम बन रहा है, या और कोई काम इसको नहीं है। अरे जब वाटर को स्टीम बनना है तो स्टीम नीचे वाटर क्यों बनी? झूला झूलेंगे कि स्टीम वाटर में जाओ, वाटर स्टीम में जाओ, कोई एक काम होगा। सिंपल बात बोल, ओनली वन मैटर विल क्रॉस द फेज। ध्यान रखेंगे बालक। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि हमको कम ये बर्फ़ को पिघलाना है तो यहाँ कुछ हीट चाहिए, इसको यहाँ ले जाना तो कुछ हीट चाहिए, तो हीट तो चाहिए, तो स्टीम को तो नीचे आना पड़ेगा। तो स्टीम नीचे आएगी तो ये क्लियर होगा कि अब मेरा वाटर ऊपर नहीं जाएगा, वाटर ऊपर नहीं जाएगा। स्टीम नीचे आएगी, वाटर ऊपर नहीं जाएगा। क्या होगा देखते हैं। दोनों एरो मिल गए अब, तो एक आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? वाटर यहीं रुक गया, किस पे? 100 पे, और स्टीम तो 100 पे है ही, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो स्टीम भी 100 पे है, वाटर भी अपना 100 पे है, तो पूरे जो कॉम्पोजिशन है उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 100। सो एक तो आंसर आ गया हम लोग का कि फाइनल टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ विल फाइंड द कॉम्पोजिशन। ओके, नाउ लेट अस टॉक। So the state is that this ice has heated up to here and it has already absorbed 18 to 10 per 4 calorie and इसके ऊपर उसको नहीं जाना है। तो वो इनसे स्टीम महाराज से क्या बोलेगा कि भाई साहब मेरे को सिर्फ 18 चाहिए, मैं आपका 54 मेरे को नहीं चाहिए, मुझे ऊपर जाने का अधिकार नहीं है, मुझे 18 दीजिए, 54 मत दीजिए। तब स्टीम को समझ में आएगा कि हाँ बात तो ठीक है, इसको ऊपर जब नहीं आना है तो सब लोग क्यों नीचे जा रहे हो भाई? उतने ही लोग नीचे आओ, बाकी लोग यहीं रुको, पूरे लोग ना जाओ, उसको उतनी ज़रूरत नहीं है, कुछ ही लोग जाओ और कितना उसको हीट दे देना 18, बात खत्म। और सभी लोग सारे स्टीम को नीचे जाने की जरूरत नहीं है, वो जो लेने वाला इतना बड़ा नहीं, बहुत कम छोटा चाहिए उसको। इसलिए ये तो तब मिला था ना जब पूरा स्टीम कंडेंस कर गई थी, तो इनको उतनी ज़रूरत नहीं कि भाई हम ऊपर नहीं आएंगे, मेरा मना है, मुझे 18 दीजिए। उतने लोग ही आइए मेरे पास जो 18 दे पाए, सब लोग क्या करने आ रहे हैं, समझे बात? सो यहाँ पे सारी की सारी स्टीम कंडेंस नहीं होगी, m ग्राम मान लेते हैं और m ग्राम कंडेंस होके दे देगी। सो अगर m ग्राम कंडेंस होगी तो कितनी देगी बालक?
mLV, ये फॉर्मूला LV वाला इतना दे दिया है, और वो है कितना, वो 18 इंटू 10 पावर 4, 10 8 यहाँ 10 18 चाहिए। यहाँ से अपना आ गया m इक्वल टू 18/54 इंटू 10 पावर 3, यानी m इक्वल टू 1/3 kg, ये ग्राम है। मतलब 1 kg जो स्टीम था उसमें से 1/3 kg स्टीम कंडेंस होगा और 2/3 kg स्टीम वहीं पर बच जाएगा। सो हम लोग कॉम्पोजिशन लिख दिया जाएगा। हमारे पास वाटर कितना हो गया, बालक 1 kg तो नीचे से बर्फ़ से बन के आया है और 1/3 kg स्टीम से बना है, तो 1/3 ये हो गया। सो इट इज़ 4/3 kg वाटर है और स्टीम बच गया उसके अंदर कितना, तो 1 माइनस 1/3 दैट इज़ 2/3 kg स्टीम बच गया, और ऑल दिस थिंग्स आर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक ये बात ठीक समझ में आई होगी, और वो जो इम्पोर्टेंट नोट लिखवाए उसका अहमियत समझ में आया आपको, उसका क्या ज़रूरत पड़ेगा हमको, है ना। तो मेन चीज़ देख रहे हैं आपको, ये अगर प्रोसेस से फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। इम्पोर्टेंट ये है, आप लाइन बनाइए तो दो तीन जो इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि लाइन बनाइए, प्लॉट कीजिए, दोनों तरफ से चलिए, एक एक स्टेप, और स्टेप बीच में रखिए, लिमिट टू लिमिट चलिए, दोनों तरफ चलिए, मिलाइए। और नया बात क्या, कहीं अगर फेज में दिक्कत आ रही है, फेज चेंज पर लेन देन बराबर नहीं हो रहा है, तो याद रखना है कि जो फेज चेंज है वो वन वे ट्रैफिक है। वो आइदर वाटर ऊपर जाएगा चाहे स्टीम नीचे आएगी, या फिर आइस ऊपर जाएगा चाहे वाटर नीचे आएगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात बचा वो कर लेंगे, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आज यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसमें और क्वेश्चन आगे ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।